अब हमें 500 सीरीज पर SA 500 सबसे पहले आया था ऑडिट एविडेंस। बातें बाद सबसे पहले ऑडिट एविडेंस के बारे में हमने बात की थी। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं हमने पढ़ा था। इंफॉर्मेशन बिहाइंड द ऑडिटर्स कंक्लूजन्स। ऑडिटर के कंक्लूजन के बिहाइंड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाती है ऑडिट एविडेंस। ऐसे 200 ने ऑडिट एविडेंस के बारे में कहा, ओ क्यों पेपर के एक दिन पहले डांट खाना चाहते हो? लड़की तू इधर आके बैठ तो बेटा, तू इधर आ जा, उठ जाओ उधर से, तू इधर आ जा। क्या है ये, तेरे को भी नहीं पढ़ने देंगे, तू आ जा इधर। हाँ मतलब उल्टा भी हो सकता है। हाँ अब तू इधर बैठेगी ना तो ये क्या है सब, हाँ पढ़ लेंगे। चलो नाउ चलिए, सबसे पहले ऐसे 500 में हमने देखा ऑडिट एविडेंस, और ऑडिट एविडेंस के अंदर हमने देखा ऑल द इंफॉर्मेशन बिहाइंड एनी कंक्लूजन इज नोन एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के बारे में हमने देखा ऐसे 200 ने हमको कहा था कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए सो दैट उसकी ऑडिट रिस्क एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक चली जाए। ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकती, दैट वी ऑल नो। तो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ले जाने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, जहां पर सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। और मैंने आपको कहा था कि बिल्डिंग को अगर वेरीफाई करना है तो मुझे 5 एविडेंस चाहिए। तो बिल्डिंग अगर वेरीफाई करना है तो आपको अगर 5 एविडेंस चाहिए तो वो 5 एविडेंस आपको कहां से मिलेंगे? तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो 1, रजिस्ट्री देखोगे तो 2, एक्सपेंस देखोगे तो 3, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देखोगे तो 4, अप्रूव्ड मैप देखने जाओगे तो 5। यू हैव 5 एविडेंस। तो मैं बोलूंगा 5 मतलब क्या है? सफिशिएंट है। और इसी बिल्डिंग से रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज एप्रोप्रिएट एंड रिलायबल भी होनी चाहिए। आई नीड ऑल ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट ना हो। तो इस कंसेप्ट को हमने कहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और किसी ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं या नहीं लिए हैं ये डिपेंड करता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे, जो डिपेंड करता है कि आइटम कितना मटेरियल है, उसमें ऑडिट रिस्क कितनी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एंड ऑल। इसके बाद हमने देखा कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस जो लेता है, ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमने कहा नेचर वाइज ऑडिट एविडेंस 3 टाइप के होते हैं और सोर्स वाइज ऑडिट एविडेंस 2 टाइप के होते हैं। नेचर वाइज ऑडिट एविडेंस 3 टाइप के जो होते हैं उसमें हमने देखा कि वो होते हैं विजुअल, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करके बिल्डिंग को देखना विजुअल है, ओरल पूछताछ करके पूछना, और डॉक्यूमेंट्री जो हमने देखा रजिस्ट्री के टाइप में होते हैं वो। अब अगर ये डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस इन हाउस बने हो, एंटिटी के यहां खुद बने हो, तो उन्हें बोलते हैं सोर्सेस विद इन द एंटिटी, और आउटसाइड अगर प्रिपेयर हुए हैं तो उन्हें बोलते हैं सोर्सेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटी। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेना है तो उसे 2 टाइप की प्रोसीजर लगानी पड़ती हैं, मेन ऑडिट प्रोसीजर और असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। मेन ऑडिट प्रोसीजर के अंदर 2 प्रोसीजर होती हैं, RAP और FAP, जिसको हमने कहा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिटिंग प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम पहले इनहेरेंट रिस्क लगाते हैं, फिर कंट्रोल रिस्क लगाते हैं, फिर हम देखते हैं रिस्क मॉडल में स्टेटमेंट कितना है। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके ये देख लेते हैं कि हमें अपने प्लान में ऑडिट प्रोसीजर कौन सी रखनी। इसके बाद जब हम डिटेल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय हमें क्या करना होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब हम लगाते हैं तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय हमको ये देखना होता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाकर ये देखना होता है कि जो कंट्रोल हमको दिखाया गया था वो कंट्रोल वाकई में है या नहीं, और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम लगाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर मैंने आपको कहा था इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स लगाई जाती हैं उन्हें कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं, और अकाउंटिंग सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर लगाई जाती हैं उन्हें हम, चंदू भाई मुझे कम से कम 10 नोट्स फोटोकॉपी करवा के चाहिए। पैसे आपके पास हैं या मैं दूं? हैं, फिर मैं दे दूंगा आपको। 10 फोटोकॉपी करवा के ला दो जल्दी से। नाउ
जो भी लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको अगर नोट्स चाहिए तो दे कैन गो टू www.sureca.com.in, तो sureca.in पे आप जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। लेट्स कम नाउ, इंपॉर्टेंट इज आज रात को 11 बजे तक ये पूरा अपलोड हो जाएगा, ताकि मेरे जितने बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं, दे आर आउटसाइड इंदौर, they can watch this seminar on YouTube. So let's move. अब आगे, तो स्टेडियम में मैच देखने का मजा अलग है, टीवी पे देखने का मजा अलग है। चलिए आगे, अब लेट्स मूव। हम जो बात कर रहे हैं, हाँ चीयर लीडर्स भी तो चाहिए ना। अगर हम बात करें ऐसे 500 की, तो अब बात आती है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो होती हैं उसमें दो तरीके, मतलब एक जो ऑडिट प्रोसीजर होती है उसमें दो तरीके की प्रोसीजर होती है। एक कंप्लायंस प्रोसीजर होती है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती है। कंप्लायंस प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल के बारे में 3 चीजें देखती है। पहला, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, और तीसरा कंटिन्यूअसली ऑपरेशन में रहा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये देखती है कि अकाउंटिंग सिस्टम ने जो डेटा प्रोड्यूस किए हैं वो वैलिड हैं, एक्यूरेट हैं और करेक्ट हैं। एंड माइंडेड वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन टेक्निक्स जो हमारी हैं वो सारी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर ही आती है। इसके बाद हमने कहा कि चाहे आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, आपको लगानी पड़ेंगी फर्दर असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहली होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमेशा किया जाता है डॉक्यूमेंट्स का। दूसरी होती है इंस्पेक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन, जो हमेशा होता है प्रोसेस का। तीसरी होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो की जाती है थर्ड पार्टी से। चौथी होती है रिकैलकुलेशन, जो की जाती है कंप्यूटेशन पे। पांचवी होती है रीपरफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी किए हुए काम पर परफॉर्म की जाती है। छठी होती है एनालिटिकल प्रोसीजर, जो लगाई जाती है डेटा पर। सातवीं होती है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। सो ये सारी मिलाकर के होती हैं असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। हमसे कहा जाता है अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाकर अलग अलग सोर्सेस से आपको ऑडिट एविडेंसेस लेना चाहिए। इसके बाद आपने मुझे पढ़ाए थे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के क्राइटेरिया, जो मैंने आज तक नहीं पढ़ाए वो आपने मुझे पढ़ाए थे कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन, और उसको मैंने कहा था कि आपको ऐसा नहीं लिख के आना है, आपको लिख के आना है सोर्सेस ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटी आर मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी। दूसरा, ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी आर मोर रिलायबल देन इंटरनल कंट्रोल इज व्हेन इंटरनल कंट्रोल इज एडिक्वेट। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंसेस। चौथी बात, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ आर मोर रिलायबल देन ऑब्टेन थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। पांचवी बात, ओरिजिनल ऑडिट एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज एंड अदर फॉर्म ऑफ फोटोकॉपीज। इसके बाद हमने कहा था डिफरेंट सोर्सेस से ऑडिट एविडेंस लेने से आपका अश्योरेंस बढ़ता है। इसके बाद ऑडिट एविडेंस लेने की 3 अप्रोच मैंने बताई थी। या तो आप 100% चेकिंग कर लो। 100% चेकिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस ना हो, हाई वैल्यू के कम ट्रांजैक्शन हो, तो ही आप 100% चेकिंग कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए कभी 100% चेकिंग नहीं लगाई जाती। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप ऑडिट करते हैं तो आप टेस्ट चेक करते हैं। टेस्ट चेक को मैंने आपको बताया था कि पूरी पॉपुलेशन जब वॉल्यूमिनस होती है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, मटेरियल और जो मटेरियल होता है उसे
100% एग्जॉस्टिवली चेक करके उसमें डिटेक्शन रिस्क को अपन कर देते हैं लो, ताकि मटेरियल आइटम्स के केस में ऑडिट रिस्क कम हो जाए। उसे कहते हैं सिलेक्टिंग द स्पेशल आइटम्स। और बाकी जो इमटेरियल पॉपुलेशन होती है उसमें हम लगा देते हैं सैंपलिंग। यहां जाके खत्म होता है आपका ऐसे 500। फिर आया ऐसे 501। मैंने कहा कि ऐसे 501 का नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम में है तीन, एक है इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम, और तीसरा हमको पढ़ना ही नहीं, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। पहला आया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में सबसे पहले बताएंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट लेंगे कि इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस में है और उसकी कंडीशन क्या है। इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस में है और उसकी कंडीशन क्या है, ये देखने के लिए बोला गया है कि ऑडिटर को जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं हो तब तक ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना ही चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर वहां जाएगा और देखेगा कि मैनेजमेंट ने उसके स्टाफ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी है या नहीं दी है कि फिजिकल वेरिफिकेशन वो प्रॉपर कर रहे हैं, उनकी जो प्रोसीजर है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ऑडिटर ये देखेगा। ऑडिटर ये भी देखेगा, खुद भी टेस्ट लगाएगा और देखेगा कि उनकी टेस्ट जो है वो प्रॉपर है या नहीं। और चौथी बात, ऑडिटर उनके रिकॉर्ड्स भी देखेगा। अगर किसी कारण से ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है तो किसी और दिन जाकर वो फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करेगा और रोल बैक होकर इन्वेंट्री को टैली करेगा। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज के पास है तो ऑडिटर उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाएगा या वहां जाकर देखेगा कि इन्वेंट्री है या नहीं। दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, लिटिगेशन एंड क्लेम पे आएगा। सबसे पहले वो मैनेजमेंट से लिस्ट मांगेगा कि कौन कौन से लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं जो आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है। दूसरा, वो लीगल कंसल्टेंट से लिस्ट मांगेगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो पेंडिंग है उनमें कितने अमाउंट का प्रोविजन बनना चाहिए, कितने अमाउंट की लायबिलिटी बनना चाहिए, कितने अमाउंट का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से बताएं। उसके बाद ऑडिटर लीगल एंड कंसल्टेशन चार्जेस का लेजर स्क्रूटनी करके देखेगा कि लीगल एंड कंसल्टेशन चार्जेस किसी और को दिए तो नहीं जा रहे। उसके बाद ऑडिटर मिनट्स बुक देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट बुक देखेगा और जनरल मीटिंग की मिनट बुक देखेगा कि कहीं कोई ऐसा लिटिगेशन एंड क्लेम तो नहीं है जिसने एंटिटी के अंदर बहुत हलचल मचा रखी हो। पांचवी बात, वो ब्रांच ऑडिटर से और इंटरनल ऑडिटर से कंफर्म करेगा कि क्या कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं। इंटरनल ऑडिटर से कंफर्म करेगा कि क्या कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं। पिछले साल के डिस्क्लोजर और इस साल के डिस्क्लोजर देखने के बाद ऑडिटर ये पता लगेगा कि उसे लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले हैं या नहीं। यहीं के यहीं अपन 705 को खत्म कर लेते हैं और 700 को खत्म करते हैं। यही एक मिनट में यहीं के यहीं मतलब इस स्टैंडर्ड में यहीं अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट मिल गई कि इन्वेंट्री बहुत अच्छी है और बिल्कुल सही है तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर ऑडिटर को ऐसा लगा कि इन्वेंट्री में कुछ मिस स्टेटमेंट तो ऑडिटर देखेगा कि क्या वो मटेरियल है। अगर वो मटेरियल है तो फिर ऑडिटर देखेगा मटेरियल एंड परवेसिव है या सिर्फ मटेरियल है। अगर सिर्फ मटेरियल है तो देगा क्वालिफाइड, और मटेरियल एंड परवेसिव मतलब पूरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के अलावा कुछ नहीं है तो एडवर्स। अगर इन्वेंट्री है ही नहीं और वो किसी और के पास है और अगर आपको ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहे हैं तो आप रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन देंगे या डिस्क्लेमर देंगे। इसी तरीके से हम लिटिगेशन एंड क्लेम पे भी लगाएंगे। दैट इज ऐसे 501। उसके बाद आया ऐसे 505। नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में हमने कहा था कि जब भी ऑडिटर थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू रिसिप्ट करता है उसके बुक्स में इस क्लाइंट के बैलेंसेस को या उसकी बुक्स में इस क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस को, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहा है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द ऑडिट एविडेंस, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस बिकॉज इट इज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द सोर्सेस इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंटिटी। जब भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हो सबसे पहले आइटम सिलेक्ट करते हो, पार्टी सिलेक्ट करते हो जिनके बारे में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगानी है। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है। उसके बाद ऑडिटर डिजाइन करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, जो दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सर मैं आपको जो लेटर भेज रहा हूं आपको इसकी कंफर्मेशन पॉजिटिवली देनी है। अगर आप इस बैलेंस से एग्री करते हैं या आप इस बैलेंस से डिसएग्री करते हैं, दोनों केसेस में आपको कंफर्मेशन देनी होगी, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और इमटेरियल आइटम्स के बारे में हम भेज सकते हैं क्या,
नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कि अगर आप एग्री नहीं हो तो आप हमें कम्युनिकेट करें, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करने के बाद हम सेंड करेंगे, सेंड करने पर हम पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रखेंगे, फिर हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव होगी, रिसीव होने के बाद भी हम अदर ऑडिट एविडेंसेस के साथ उसको टेस्ट टैली करेंगे, अगर टैली नहीं होती तो कारणों का पता लगाएंगे, और अगर टैली हो जाती है तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में एक बात और आई कि अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किसी मामले में नहीं आई है तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाकर ये देखना चाहिए कि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमको मिली क्यों नहीं, ताकि कोई फ्रॉड तो वहां नहीं है, ये देखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। दिस वॉज SA 505। देन केम SA 510, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है या तो हम उस एंटिटी का पहली बार ऑडिट करने जा रहे हैं या उस एंटिटी का पहली बार कोई ऑडिट कर रहा है। प्रेडिसेसर ने अगर ऑडिट किया हुआ है तो ये लगेगा क्योंकि हम पहली बार उस एंटिटी को ऑडिट कर रहे हैं, और अगर उस एंटिटी का पहली बार ही इतिहास में ऑडिट हो रहा है तो भी ये लगेगा। हमारी जो ड्यूटी है ऐसे 510 में वो है दैट ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्डेड करेक्टली, और उनमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान रहे ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो लास्ट ईयर फॉलो किया गया है वो भी ओपनिंग बैलेंसेस का एक पार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हम प्रोसीजर क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम देखेंगे क्या प्रीवियस ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दे रखी है या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है। अगर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो ऐसे 710 डील करेगी, और अगर अदर देन अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अदर देन क्वालिफाइड मतलब अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो हम उसी फिगर्स पर भरोसा कर लेंगे जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हैं, हमें सिर्फ उनको टैली करना पड़ेगा। इसके बाद अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है तो क्या करें? अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है तो हम सबसे पहले फिक्स्ड एसेट देखें, उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएं, इन्वेस्टमेंट देखें, उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएं। क्योंकि जब हम क्लोजिंग बैलेंसेस कंफर्म कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंसेस भी क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए तो हम वो भी मंगा सकते हैं। सारी ऑडिट प्रोसीजर वाउचिंग वेरिफिकेशन की लगाने के बाद हम ओपनिंग बैलेंसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जहां तक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का सवाल है वो तो करंट ईयर के ऑडिट में ही सारे चेक हो जाते हैं, मतलब जो ओपनिंग डेटर होंगे वो इस बार रियलाइज हो गए होंगे, नहीं रियलाइज हो गए होंगे तो हमने उनकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा ली होगी। जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे उनका पेमेंट हो गया होगा, नहीं होगा तो उनकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा लेंगे। लोन के लिए हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा सकते हैं, जब क्लोजिंग की मंगा सकते हैं तो ओपनिंग की भी मंगा सकते हैं। शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल रजिस्टर से चेक कर लेंगे, सॉरी शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर रजिस्टर से चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं किस तरीके से रिजर्व बिल्टअप हुए। दैट इज योर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 510। देन कम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स किनको कहते हैं? तो हमने कहा था एनालिटिकल प्रोसीजर रेफर्स टू रेशियोज, एनालिसिस ऑफ रेशियोज, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स, just to identify whether there is any fluctuation from predetermined set of standard and predetermined set of relationship. predetermined set of standard मतलब जीपी रेशियो इतना, एनपी रेशियो इतना, और predetermined relationship मतलब डेट इक्विटी रेशियो इतना या आपका ईपीएस इतना, तो उसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस करना। सबसे पहली बात आती है कि रेशियो एनालिसिस क्या है? तो हमने कहा था ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, मतलब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। रेशियो एनालिसिस जो है वो करना या नहीं करना ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, रेशियो एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? सर सबसे पहले जब बैलेंस शीट बन के आती है सबसे पहले हम रेशियो एनालिसिस लगा के देखते हैं कोई रेशियोज गड़बड़ाए हुए तो नहीं, अगर गड़बड़ाए हुए तो उन्हें हम ऑडिट प्लानिंग में ले लेते हैं। दूसरा रेशियो एनालिसिस कहाँ काम आता है? तो सब रेशियो एनालिसिस दूसरी जगह काम आता है जब हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ इमटेरियल आइटम्स होते हैं, इमटेरियल आइटम में अगर हमको डिटेल में चेक नहीं करना होता है तो हम रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल। तीसरा,
अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन होते हैं तो भी रेशियो एनालिसिस देखने में काम आता है कि कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस अगर हैं तो ऑडिटर ये देखता है कि रेशियो लगा करके ये क्यों है। जैसे कि अगर एनपी रेशियो डाउन हो गया है तो ऑडिटर ये देखेगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड का रेशियो सेल्स पे क्या है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो सेल्स पे क्या है, या स्टॉक वेलोसिटी क्या है, या डेटर वेलोसिटी क्या है। तो आप अनयूजुअल फ्लक्चुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी क्या करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो। और चौथा, जब ऑडिट को कंक्लूड करते हो तब एक बार फिर देखते हो कि बैलेंस शीट में जो रेशियोज हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। रेशियोज पर कितना रिलाय करूं? सर रेशियो पर मटेरियल आइटम्स में तो रिलाय नहीं किया जा सकता, इमटेरियल आइटम में आप रेशियो एनालिसिस पर रिलाय कर सकते हो। मटेरियल आइटम में आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगानी पड़ेगी रेशियो एनालिसिस के साथ। दूसरी बात, अगर आपकी कंट्रोल रिस्क ज्यादा है यानी इंटरनल कंट्रोल बेकार है यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी अगर कम है तो बेटर होगा आप रेशियो ना लगाएं। तीसरी बात, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिनके बीच में आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऑथोराइज कैपिटल टू नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, दैट इज ऑफ नो यूज। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो एनालिसिस करते समय इतनी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दैट वाज ऐसे 520, then came SA 530, that was audit sampling। ऑडिट सैंपलिंग में हमने देखा कि ऑडिट सैंपलिंग क्या होती है। जब आप लेस देन 100% चेकिंग करते हो तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, ऑडिट सैंपलिंग है। ऑडिट सैंपलिंग करने की तीन तरीके होते हैं, चार स्टेप्स होती हैं ऑडिट सैंपलिंग की। पहली प्रोसेस होती है डिजाइन ऑफ सैंपल, दूसरी प्रोसेस होती है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तीसरी प्रोसेस होती है अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन सिलेक्टेड सैंपल, और चौथी प्रोसेस होती है एनालिसिस ऑफ एरर्स। जब आप सैंपल को डिजाइन करते हो तब आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, आपको ध्यान रखना होता है कि पॉपुलेशन क्या है। तीसरा, आपको ध्यान में रखना होता है कि सैंपल का साइज कितना रखना है। और सैंपल का साइज कितना रखना है इसके लिए आपको देखना होता है कि टॉलरेबल एरर कितनी है, एक्सपेक्टेड एरर कितनी है, और सैंपलिंग रिस्क कितनी है। जल्दी से मुझे रिलेशनशिप समझाओ। अगर एक्सपेक्टेड एरर ज्यादा हुई तो सैंपल साइज बड़ा रखूं या छोटा? बड़ा। अगर टॉलरेबल एरर रेंज ज्यादा हुई यानी मुझे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो मैं सैंपल साइज को छोटा भी रख सकता हूं। और अगर सैंपलिंग रिस्क ज्यादा है यानी सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं, तो हमें सैंपल साइज को क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। इसके बाद जब सैंपल सिलेक्ट करने की बारी आती है तो आपको तीन अल्टरनेटिव मेथड्स दी जाती हैं। अगर पॉपुलेशन आइडेंटिकल है, एक सरीकी है, तो हैफाजार्ड सैंपलिंग लगाते हैं। अगर अनइवन है तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग लगाते हैं, और अगर नॉर्मल है तो रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं। हैफाजार्ड सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि हैफाजार्ड सैंपलिंग के अंदर आइटम के सैंपल में सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होते, जबकि रैंडम सैंपल में इक्वल होते हैं। और सिस्टमैटिक रैंडम तब लगाई जाती है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनइवन होती है। सैंपल सिलेक्ट करने के बाद सैंपल में से एरर निकाली जाती है। एरर को प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर 1 करोड़ में 2 लाख की एरर है तो 10 करोड़ में कितने की, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एरर। अगर वो प्रोजेक्शन ऑफ एरर मटेरियलिटी की लिमिट क्रॉस कर देता है तो हम फिर वहां पर एडजस्टमेंट करवाते हैं, नहीं तो छोड़ देते। दैट वाज SA 530। देन केम SA 540, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं? एप्रोक्सीमेशन ऑफ अमाउंट्स, approximation of amount considered by the management in lack of precise means of measurement। जब financial statement में management
अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हम उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक होते हैं अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन टफ है, दोज अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो फिर हम आए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो हमने देखा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं जिनमें हम एस्टिमेशन लगाते हैं या तो करंट ट्रांजैक्शन वैल्यू से या प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस से जो उस वक्त चल रही होती है। अगर कॉस्ट इन एनआरवी विच एवर इज लोअर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा रहे हो तो वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में अगर फिक्स एसेट को एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो और फेयर वैल्यू पर एक्सचेंज कर रहे हो तो वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में अगर यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट कर रहे हो तो वो अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अगर आप वारंटी का प्रोविजन कर रहे हो तो वो अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट है। हेलो, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के टाइप्स। अब आगे नेक्स्ट, नहीं कुछ नहीं होगा। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऐसे 540 ने हमें समझाया। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर reasonable and they have been properly presented and disclosed in accordance with FRF। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज्ड है, मैनेजमेंट ने उन अकाउंटिंग एस्टिमेट को लगाने के लिए क्या प्रोसीजर लगाई, मैनेजमेंट ने कौन से मेथड और कौन से असम्पशन लिए, मैनेजमेंट ने उन अकाउंटिंग एस्टिमेट को अकाउंटेंट के भरोसे तो नहीं छोड़ दिया, उसकी कोई अप्रूवल प्रोसीजर है या नहीं। उसके बाद ऑडिटर खुद कंप्यूटेशन देखेगा, कंप्यूटेशन देखने के बाद ऑडिटर खुद चेक करेगा कि जो मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट था ऑडिटर के पॉइंट एस्टिमेट से मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकते हो। दिस वाज ऐसे 540। देन वी केम एट ऐसे 550, दैट इज नोन एज रिलेटेड पार्टी। हमने कहा था हर पार्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर वो या तो कंट्रोल हो रही हो या कंट्रोल कर रही हो, या वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो रही हो या वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रही हो, या वो अंडर कॉमन कंट्रोल हो, जिन कॉमन कंट्रोल में सेम फैमिली मेंबर या सेम मैनेजमेंट के लोग हो। याद आया? ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए कि जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गई हैं और जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया गया है, और जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो फेयर वैल्यू पर हो रहे हैं या नहीं। जब आपको ऑडिट प्रोसीजर लगानी होगी तो सबसे पहले आपको जिन लोगों ने आप में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपको उन्हें देखना है तो आपको अपना शेयर कैपिटल रजिस्टर देखना पड़ेगा। जिन लोगों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें देखने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ आपके जॉइंट वेंचर्स हैं उनके एग्रीमेंट आपको देखना पड़ेंगे। डायरेक्टर्स रजिस्टर जब आप देखोगे तो डायरेक्टर के रिलेटिव मिल जाएंगे। शेयर होल्डर रजिस्टर, डायरेक्टर रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, बोर्ड की मिनट बुक, एनुअल जनरल मीटिंग की मिनट बुक, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर लास्ट ईयर दिया और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर इतनी चीजों को आपने देख लिया तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं। दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 550। हम सब ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में पढ़ रखा है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है। दो सिग्निफिकेंट इवेंट विच ऑकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 में लिखा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट आर दोज इवेंट विच ऑकर्स बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज टू बी इशूड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से थोड़ी सी आगे है, और इसमें तो ये भी लिखा है कि ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के बाद भी अगर कोई मटेरियल फैक्ट ऑडिटर के सामने आए तो उस पर रिस्पांस देना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है। हेलो, इट वाज देयर इन 560। अब ऑडिटर से बोला कि हे ऑडिटर, आप कैसे पता लगाओगे कि सफिशिएंट, आपकी ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी ये है दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन
sufficient and appropriate audit evidence that all the subsequent events have been identified by the management and जिनका डिस्क्लोजर करना था उनका डिस्क्लोजर हो गया और जिनका एडजस्टमेंट करना था उनका एडजस्टमेंट हो गया. हेलो, इट इज रिक्वायर्ड. देन अब बात आती है कि और ऑडिटर को क्या करना चाहिए अबाउट दी सब्सिक्वेंट इवेंट. ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक लिस्ट ले लेनी चाहिए कि कौन कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट उनको आइडेंटिफाइड है. उसके बाद ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर और लीगल कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए कि क्या उनकी नज़र में कोई ऐसे लीगल इश्यूज हैं जो सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर्म करते हैं. चाहे तो ऑडिटर अगले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी जाकर के चेक कर सकता है कि वो सही है, उनमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड तो नहीं है. ऐसा करने के बाद ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाएंगे कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट प्रॉपरली एड्रेस्ड हैं या नहीं. दैट वाज ऐसे 560. देन केम ऐसे 570 गोइंग कंसर्न. ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट going concern of the entity is appropriate and there is no chance that entity's going concern is inappropriate. इसके लिए ऑडिटर को सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या उसे कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है. इंडिकेशन 3 टाइप के थे. पहला फाइनेंशियल इंडिकेटर जिसमें नेगेटिव नेटवर्थ, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एंड ऑल. दूसरा ऑपरेटिंग इंडिकेटर जिसमें लेबर स्केर्सिटी या मटेरियल स्केर्सिटी आती है. और तीसरा अदर इंडिकेटर जिसमें गवर्नमेंट ने कोई लीगल चेंजेस करके एंटिटी के बिजनेस को खत्म कर दिया है. अगर कोई भी इंडिकेटर मिलता है ऑडिटर को तुरंत मैनेजमेंट से संपर्क करना चाहिए कि मुझे आपके गोइंग कंसर्न खत्म होने के इंडिकेशन मिले हैं. मैनेजमेंट या तो उस गोइंग कंसर्न पर राजी हो जाएगा कि हाँ हमारा गोइंग कंसर्न खत्म है, और अगर राजी नहीं हुआ तो क्या देगा मैनेजमेंट ऑडिटर को? मिटिगेटिंग फैक्टर. गधड़ों, मिटिगेटिंग फैक्टर याद नहीं आ रहा तुमको? ऑडिटर को मैनेजमेंट देगा मिटिगेटिंग फैक्टर और ऑडिटर उन मिटिगेटिंग फैक्टर पर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा कर देखेगा कि ये मिटिगेटिंग फैक्टर प्रॉपर हैं या नहीं. अगर ये मिटिगेटिंग फैक्टर प्रॉपर हैं, देयर इज नो पॉइंट, ऑडिटर को कोई दिक्कत ही नहीं है. और अगर मिटिगेटिंग फैक्टर प्रॉपर नहीं है या मिटिगेटिंग फैक्टर है ही नहीं तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि आप सबसे पहले डिस्क्लोज कीजिए कि आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन इनअप्रोप्रिएट है. साथ में आपको अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा. कहां? रिकवरेबल अमाउंट पर. अगर आप नहीं करोगे तो ये बहुत ही मटेरियल और परवेसिव बात होगी जिसके लिए हम एक एडवर्स ओपिनियन दे देंगे. लेकिन अगर आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे दी कि आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. दिस वाज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570. आखिरी स्टैंडर्ड जो 500 सीरीज में आता है दैट इज 580. नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. हमने देखा मैनेजमेंट से हम बार बार अलग अलग जगहों पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगते रहते हैं. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नथिंग बट कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन बाय मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट. जब भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें ये बात ध्यान रखें कि पहली बात तो ये रिटर्न होना चाहिए. दूसरी बात, इट शुड बी साइंड बाय द पर्सन हु possesses द इंफॉर्मेशन. तीसरी बात, जब भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा, चूंकि ये सोर्सेस विद इन दी एंटिटी है इसलिए इसको कोरोबोरेट करने के लिए आपको दूसरे ऑडिट एविडेंसेस भी लेना होंगे. चौथी बात, अगर मैनेजमेंट किसी दिन ये मना कर दे कि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे या मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया वो ये प्रूव हो जाए कि वो फेक था या मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता जा रहा है उसके अंदर जिस बंदे ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए हैं वही फ्रॉड में इन्वॉल्व मिला, इन तीनों सिचुएशन में आपको जितने भी पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले हैं उन सब
आपकी लायबिलिटी को, रिलायबिलिटी को रीअसेस करना पड़ेगा। और उसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि रिटर्न, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनेजमेंट कहता है कि सब हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको दे नहीं सकते, हमने आपको ओरली एक्सप्लेन तो कर दिया। तो ऑडिटर क्या करेगा, एक पेपर पर मैनेजमेंट से जितनी बातचीत हुई उन सबको लिखकर मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, वो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते समय एक बात ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले का ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना। ऐसा ना हो जाए कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद हो जाए, लोग कहेंगे बिना एविडेंस लिए रिपोर्ट कर दी। दैट वाज ऐसे 580। बच्चों जरा फटाफट 500 सीरीज के स्टैंडर्ड का भजन कीर्तन तो कर दो। ऐसे 500 क्या था? ऑडिट एविडेंस। 501 ऑडिट एविडेंस, specific consideration for selected item. Okay, 505 external confirmation, 510 initial audit engagement opening balance, 520 analytical procedure attempt की कसम, पेपर की कसम, 530 audit sampling, 540 auditing accounting estimate including fair value accounting estimate and related disclosure, 550 related party, 560 subsequent event, 570 going concern, 580। चलो बढ़िया, इसकी तो माल ही नहीं बिक रहा, इतना चिल्ला रहा है। हेलो, चलिए अब आते हैं तीन छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स पे, 600, 610 एंड 620। ऐसे 600 है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर का मतलब होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ब्रांच ऑडिटर, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसे कहते हैं ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। नाउ आपसे जाते टाइम ले जाएंगे 3 लड़कियां और 7 लड़के, 4 लड़कियां और 4-5 लड़के हैं, और ना भी मिले तो आपको मैं बता दूं, दीज आर अपलोडेड ओवर www.sureca.in। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आगे एडवर्टाइजमेंट तो है ही, चलिए खंभों पे तो नहीं है, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट इज कि हम हैं ऐसे 600 पे यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर का मतलब हम तो स्टैंड अलोन का ब्रांच ऑडिटर ही लेंगे। सबसे पहले हमको एंटिटी से ये देखना पड़ेगा कि किन किन ब्रांचेस का ऑडिट उन्होंने हमें दिया है और कितनी ब्रांचेस के लिए उन्होंने ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट किया है। हम अपना वर्क देखेंगे, ऐसा ना हो कि हमारा वर्क इतना कम हो कि हम भरोसे पे ही सारा ऑडिट कर दें। इसलिए हमें अपना इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि 10% के टर्नओवर पे तो हम साइन कर रहे हैं, हम 10% के टर्नओवर को हम ऑडिट कर रहे हैं और 100% पे साइन कर रहे हैं। तो हमें अपना इन्वॉल्वमेंट देखना जरूरी होता है एज अ ब्रांच ऑडिटर। एक बार ब्रांच ऑडिट आपको एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले, क्या हमको ब्रांच ऑडिटर के कॉम्पिटेंस को चेक करने की जरूरत होती है? जब तक कि वो हमारे देश के बाहर की किसी ब्रांच का कोई ऐसा ऑडिटर नहीं हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी कॉम्पिटेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेशन, उससे लेते हैं टेंटेटिव प्लान, उससे लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर वो क्या लगाएगा, हम उसे सजेस्ट करते हैं कौन कौन से एरियाज डिफिकल्ट है जहां पर उसे प्रोसीजर लगानी चाहिए। हम उसे बताएंगे कि हम उसके वर्क का कैसे यूज करेंगे, और हम उससे ये भी कहेंगे कि उसकी रिपोर्ट हम तक कब पहुंच जाएगी। इसके बाद जब उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, हम सारे ब्रांच ऑडिटर्स की रिपोर्ट को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस है, किन किन ऑडिटर ने वो ब्रांच ऑडिट किया है,
उनमें उन्हें कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस मिले हैं या उनकी कौन कौन से कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन है जो सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांच ऑडिटर के द्वारा अगर कुछ गलतियां निकली हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ऑडिटर भी उन्हें अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाए, क्योंकि हो सकता है वो आइटम ब्रांच लेवल पर क्या हो मटेरियल, बट वो ओवरऑल लेवल पर मटेरियल ना हो। इसलिए ऑडिटर को डॉक्यूमेंट जरूर करना पड़ेगा कि उसको उसने मटेरियल माना या उसने उसे मटेरियल नहीं माना। ऑडिटर ब्रांच, अगर ऑडिटर को लगता है कि ब्रांच में विजिट करने के बाद ये देख लेना चाहिए, क्योंकि जरूरत लग रही है ब्रांच ऑडिटर के वर्क को टेस्ट करने की, तो ब्रांच विजिट करके ब्रांच ऑडिटर के वर्क को टेस्ट कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट। दिस वाज SA 600। इसके बाद आया SA 610, नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन है? इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा फंक्शन है जो कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी का, और सजेस्ट करता है वैल्यू एडिशन इन द स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। चूंकि इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों को उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो काफी सेम होती है। इसलिए मच ऑफ द इंटरनल ऑडिटर वर्क इज यूजफुल टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। इसलिए कई बार ये डिसीजन एक्सटर्नल ऑडिटर ले लेता है कि वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेगा। अब इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर सबसे पहले देखेगा इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरनल ऑडिटर का कॉम्पिटेंस क्या है, इंटरनल ऑडिटर की रेपुटेशन क्या है, इंटरनल ऑडिटर इन हाउस है या आउटसोर्स्ड है, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के कितने करीब है या मैनेजमेंट से कितने दूर है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के जितने करीब होगा उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। इसके बाद हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर के साथ अगर हमको लगता है कि इंटरनल ऑडिटर पे हम भरोसा कर सकते हैं तो हमें उसके साथ कोऑर्डिनेशन जमाना पड़ेगा, प्लानिंग मीटिंग करनी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके वर्क को हम कैसे यूज करेंगे। अगर लगता है तो आप उसे सजेस्टिव ऑडिट प्रोसीजर भी दे सकते हो। उससे आप ये भी पूछ लो कि क्या वो ड्यू प्रोफेशनल केयर रखता है जब वो अपना ऑडिट करता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, वर्किंग पेपर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन, रिपोर्टिंग सब वो करता है या नहीं। उसके बाद उसे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। जब वो अपना काम खत्म करके आप तक पहुंचाए तब आपको एक पूरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी। यह कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या उसने काम को प्लान किया था, क्या उसने काम को परफॉर्म किया, सुपरवाइज किया, रिव्यू किया, डॉक्यूमेंटेड किया, ऑडिट एविडेंस लिए, कंक्लूजन किया, रिपोर्टिंग किया। अगर लगता है कि आपको इंटरनल ऑडिटर के वर्क को इवैल्यूएट करने की जरूरत है बिफोर रिलाइंग, क्योंकि जिस आइटम के लिए हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क पर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं उसे हमें भी टेस्ट कर लेना चाहिए, तो हमें वाकई में एक बार उसे क्या कर लेना चाहिए? टेस्ट। हेलो, दिस इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 610, देन कम्स स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 620। नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपर्ट कौन, तो हमने कहा हर वो ज्ञाता जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, क्योंकि उसका तो हमें है, तो बहुत क्लियर है। एक्सपर्ट के वर्क का यूज एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि उसे ऑडिट एविडेंस की जरूरत है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको इवैल्यूएट करने में वो कॉम्पिटेंट नहीं है,
जिनको इवैल्यूएट करने में वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनका अगर वो क्या कर रहा है ऑडिट, तो उसके लिए उसे एविडेंस की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है। अगली बात, एक्सपर्ट मैनेजमेंट का भी हो सकता है, एक्सपर्ट ऑडिटर का भी हो सकता है। अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में आए तो ऐसे 500 कोट करना है, और अगर वो किसका एक्सपर्ट हो, ऑडिटर ने अपॉइंट किया हो, तो ये स्टैंडर्ड लिखना है। मैनेजमेंट ने रखा हो या आपने, आपको प्रोसीजर तो सेम ही लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट है उसका कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी लाइसेंस या मेंबरशिप किसके साथ है, उसकी रेपुटेशन क्या है, स्कोप उसे क्या दिया जा रहा है, वो कौन कौन सी मेथड्स और अजम्पशंस लगाएगा, और जो इनपुट डेटा उसको दिया जा रहा है उस इनपुट डेटा पर हो सके तो ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगा ले। इनपुट दिए जाने के बाद ऑडिटर सिर्फ ये देखेगा कि मेथड और अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर ऑडिटर को लगता है कि लास्ट ईयर जो मेथड और अजम्पशन लगाई थी और इस ईयर जो मेथड और अजम्पशन लगाई हैं इनमें डिफरेंस है, तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाए कि इनमें डिफरेंस क्यों है। ऑडिटर को एक बात और देखनी चाहिए कि एक्सपर्ट ने जो वर्क करके ऑडिटर को दे दिया है, ऑडिटर उसे अदर ऑडिट एविडेंसेस की लाइट में एक बार टेस्ट करेगा और यह देखेगा कि उसका काम सही है या नहीं है। इसके बाद ऑडिटर यह देखेगा कि एक्सपर्ट ने जो वैल्यूएशन दिया है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया या नहीं। अगर नहीं आया है देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम, तब वो वहां पर ऑडिटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑडिटर फिर ये मैनेजमेंट से बोलेगा कि यहां पर मिस स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। दिस वाज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 620। अब आता है SA 700 सीरीज, जो आखिरी सीरीज है रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 700 सीरीज में हमने पूरा एक डायग्राम बनाया था। ऑडिटर की रिपोर्ट दो टाइप की होती है, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट को गवर्न करता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700, और उसके अंदर हमने देखा था कि अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कब देता है, जब ऑडिटर के पास रीजनेबल अश्योरेंस होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो तब होता है जब FRF कंप्लाई कर दिया गया हो। वो तब होता है जब कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस कर दिया गया हो। वो तब होता है जब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर तरीके से किया गया हो। अगर इतनी चीजें की गई हैं तो ऑडिटर एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। अगर ऑडिटर एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट रिपोर्ट का होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड टाइटल ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा एड्रेसी, अगर आप ब्रांच ऑडिटर हो तो एड्रेसी प्रिंसिपल ऑडिटर होगा, और अगर आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो तो एड्रेसी शेयर होल्डर्स हो। तीसरा होता है ओपनिंग पैराग्राफ, जिसके अंदर बताया जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैराग्राफ, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, हम इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं, इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं। चौथा होता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। पांचवा होता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। छठा होता है ओपिनियन पैराग्राफ। सातवां होता है स्टेच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, और आठवां होता है डेट प्लेस सिग्नेचर, और नवा होता है कारो, दैट इज एन एनेक्सर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कारो। 10वें पॉइंट में कारो आ जाती है।
नाउ अभी जरा अपन वापस आए। ये तो हुए ऐसे 700 की बात कि अनमॉडिफाइड ऑर्डर रिपोर्ट किसको कहते हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन किसको कहते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। कहां थे अपन? फोन खराब था तो दिमाग तो सही है, मेरा खराब है अभी, तू निकल। नाउ ये हुआ ऐसे 700 की बात अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमने पढ़ा मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन दो तरीके से होता है, या तो ओपिनियन को मॉडिफाई किया जाता है या ओपिनियन को मॉडिफाई किए बिना ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई किया जाता है। याद आया? मॉडिफिकेशन विदाउट अफेक्टिंग ओपिनियन एंड मॉडिफिकेशन बाय अफेक्टिंग ओपिनियन। अगर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में होता है तो ऐसे 705 लगता है, और ऐसे 705 का नाम क्या है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब जरा मुझे ये बताओ, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ओपिनियन मॉडिफाई हुआ वो होती है या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर। अब हम देखते हैं कब कब वो क्वालिफाइड होती है। बताओ बच्चों बताओ, कब एक रिपोर्ट क्वालिफाइड कर दी जाती है? दो कंडीशन में रिपोर्ट क्वालिफाई होती है, ध्यान से सुना जाए। जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो मैटर मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तब हम देते हैं कौन सी रिपोर्ट? क्वालिफाइड। और दूसरा भी क्वालिफाइड देते हैं, जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो मैटर है वो मटेरियल तो है लेकिन, तो वो क्या देता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब देता है? जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है कि जो मैटर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है और जो मैटर है वो मटेरियल होने के साथ साथ परवेसिव भी है। और परवेसिव मतलब अपन ने समझा था, रायता फैल गया, बहुत बढ़िया, सब याद है ना लायक। नाउ दैट इज कॉल्ड परवेसिव। अगर आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मैटर बहुत ही परवेसिव है, तो हम बोलते हैं डिस्क्लेमर। याद आया? एक एंटिटी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही है 5 करोड़ की, फिक्स एसेट दिख रही है 50 लाख की, कैश इन हैंड है 2 लाख, तो 5 करोड़ 52 लाख की टोटल बैलेंस शीट है। और जो 5 करोड़ की इन्वेंट्री है अगर वो पूरी की पूरी मिसस्टेटेड है तो हम कहेंगे एडवर्स दो, क्योंकि मैटर मटेरियल भी है और परवेसिव भी। और अगर आपको एग्जिस्टेंस ही पता नहीं चल रहा है कि वो है या नहीं है तो फिर हम बोलेंगे डिस्क्लेमर दो, क्योंकि आइटम मटेरियल भी है और परवेसिव भी। लेकिन अगर ये 5 करोड़ 52 लाख की बैलेंस शीट होने की बजाय बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा होती और इन्वेंट्री थोड़ी कम होती, तो हम इसी जगह जहां हमने एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया है इसके बजाय हम क्या देते हैं? क्वालिफाइड और क्वालिफाइड। क्वालिफाइड दो तरीके की होती है, एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, वो आइटम मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, दैट आइटम इज मिसस्टेटेड और वो मटेरियल तो है परवेसिव नहीं है, एक। दूसरा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला कि आइटम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है लेकिन वो आइटम मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव। ये बात समझ में आ सकती है, याद आ जाना चाहिए जो हमने 705 की एक पूरी टेबल बनाई थी। नाउ इसके बाद एक और चीज थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई तो करता है लेकिन ओपिनियन बिना छेड़े। ऐसा कब होता है
इसके लिए आता है SS 706, जो हमको कहता है emphasis of the matter para and emphasis of the other matter para in the auditor's report। सबसे पहले आता है emphasis of the matter para क्या होता है। सबसे पहला emphasis of the matter para का जेनेसिस ये है that something which is written exactly and to the point in accordance with financial reporting framework item, कोई मैटर ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चाहता है, लेकिन ऑडिटर चाहता है कि इस मैटर को मैनेजमेंट, इस मैटर को यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचाया जाए। तो हम वो ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे, ओपिनियन पैराग्राफ के ऊपर या नीचे, ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे एक पैराग्राफ इंसर्ट करता है जिसे कहा जाता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। कहां इंसर्ट करते हैं इसको, ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे और स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के ऊपर। जब भी हम इसे इंसर्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एम्फेसिस ऑफ द मैटर पैरा। लेकिन अगर ऑडिटर ऐसा चाहता है कि उसकी जो ऑडिट प्रोसीजर्स उसने लगाई हैं उनके बारे में, या उसने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उनके बारे में, या उसने कोई प्रोसीजर लगाई है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन वो देना चाहता है, तो वो एक एम्फेसिस ऑफ द मैटर पैरा के अलावा वो एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैरा आइटम डालता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा में अंतर क्या है, मैटर पैरा में वो आइटम्स आते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड होते हैं, जबकि अदर मैटर पैरा में वो आइटम्स आते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, उनका लेना देना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से होता है। दैट वाज SS 706। देन केम SS 710 कंपैरेटिव्स। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर करंट ईयर के फिगर दिए जाते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी दिए जाते हैं, और जब साथ में प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स दिए जाते हैं तो उनको कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के दो तरीके हैं, या तो आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स दें, यानी प्रीवियस ईयर के कॉलम में सारी चीजें दें, या फिर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ दें। इंडिया में करस्पॉन्डिंग फिगर्स अपनाए जाते हैं, करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं अपनाए जाते। ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिटर ये देखे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं, उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ऑडिटर को यह भी देखना चाहिए दैट जो डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपरली किए गए हैं या नहीं। इन सबको देखने के बाद ऑडिटर को यह देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड तो नहीं है। अगर वो अदर देन अनक्वालिफाइड हुई तो इस मैटर को मैनेजमेंट के सामने रखना होगा, मैनेजमेंट को कहना होगा कि आप जो है अपनी रिपोर्ट को, जो गलतियां पिछले साल हुई हैं उन्हें सुधारें, नहीं तो मैं इस साल की रिपोर्ट को भी क्या कर दूंगा, क्वालिफाई। यानी अगर मैनेजमेंट मना कर देता है कि हम पिछले साल की गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो इस साल जो मैं क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट करूंगा उस क्वालिफिकेशन में मैं दोनों चीजें रखूंगा। पहला क्या रखूंगा, प्रीवियस ईयर के फिगर की क्वालिफिकेशन और इस ईयर के फिगर की क्वालिफिकेशन भी। और अगर मैनेजमेंट सुधार देता है तो आई विल गिव अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद आता है आखिरी स्टैंडर्ड 720, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंटेन करते हैं, हम उन्हें कहते हैं क्या? एनुअल रिपोर्ट्स। जब भी हम किसी की कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बातों पर भी बात करे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बातों पर भी बात करे और देखे, उन्हें चेक करे। अगर लगता है कि अदर इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो ऑडिटर के ओपिनियन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, जैसे अगर मैं किंगफिशर की बैलेंस शीट में लिख रहा हूं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है और उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में वो दिखा रहे हैं कि हम तो और बढ़ा रहे हैं बिजनेस को, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हुआ तो फिर ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा। दैट वाज सिंपल एज SA 720। So here we finish all the standards on auditing. 700 की नाम नंबर SA 700, इसके नाम आपको अच्छे से याद नहीं है, मैं बता देता हूं। 500 तक तो अच्छे से याद है, लेकिन 700 में आप गड़बड़ करते हो। 700 का नाम, पहले का नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 705 modification to the opinion in independent auditors report, modification to the opinion in independent auditor report. Then SA 706 क्या है? Emphasis of the matter para and other matter para in independent auditors report. SA 710 क्या है? Comparative financial information, corresponding figures and comparative financial statement. उसके बाद है 720 जो अभी हमने देखा। ये है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो कल आपके पेपर का कम से कम परसों आपके ऑडिटिंग के पेपर का कम से कम 40 से 45 मार्क्स को कवर करेगा। तो पहली फुर्सत में हमने स्टैंडर्ड्स को फिनिश किया, विच कैन बी एक्सीडेड टू 55 ऑल्सो। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। आइए आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद अपनी बुक में अगला चैप्टर दिया है। सारे स्टैंडर्ड खत्म हो जाने के बाद हमें जो अगला चैप्टर दिया है दैट इज मिसलेनियस टॉपिक्स अंडर द ऑडिट। मिसलेनियस टॉपिक्स अंडर द ऑडिट के अंदर अगर आप आए तो मैंने आपको करीब करीब सारे के ऊपर, पहले को छोड़ दूं तो सारे के ऊपर सितारे लगवाए हुए हैं। ऑल मिसलेनियस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 6, 7 सितारे। याद दिला दूं आपको कि जितने स्टार लगाए हुए हैं उनको पढ़े बिना जाना नहीं है। हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 3 आपको वहां मिलेंगे, 4-4 नंबर। मैंने सब लगवाए हुए हैं, सभी को पूरा का पूरा ही चैप्टर स्टार लगवाया था। हाँ, 12 स्टार लगा दिए थे, कभी 7 कभी 8, अलग अलग बैच में अलग अलग लगवाता हूं। चलिए, तो अब हम सुनिए पहली मेरी बात। पहले अपन कंपनी ऑडिट खत्म करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी तो सब आप आराम से कर लोगे, बट कंपनी ऑडिट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव विथ कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के अंदर हमको सबसे पहले क्या देखना है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आइए जरा फटाफट अपने चार्ट निकाल लीजिए, अपनी कॉपी में बने हुए हैं बेहतरीन। कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक आप लेके आए हैं। हालांकि मैंने आपसे 1.5-2 महीने पहले बोला था कि आओ तो कॉपी लेते हुए आ जाना, पर अब आप भूल गए तो कोई बात नहीं। चलिए, नाउ सेक्शन 139 से शुरू होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। चलिए जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स करते जाइए।
आपको सब कुछ समझ में आएगा और याद आएगा, ये तो अपना दावा है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 से होता है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days of date of incorporation of the company, and if it is not done, then it shall be appointed by shareholder within 90 days, यानी टोटल 90 प्लस टोटल कितना हुआ। लेकिन अगर यही अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का करना हो तो 139 सबसेक्शन 7 उसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 days ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर उन्होंने नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी नहीं किया तो शेयर होल्डर विद इन नेक्स्ट 60 days। 60 प्लस 60 प्लस 30 टोटल 150 days के अंदर कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। हेलो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सबसीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अगर करना है तो कौन सी सेक्शन में जाना पड़ेगा? 139 सबसेक्शन 1 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। 139(1) कहती है हर कंपनी को हर कंपनी को फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर या ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जो छठी एनुअल जनरल मीटिंग तक के कंक्लूजन तक ऑडिटर रहेगा। लेकिन हर साल एनुअल जनरल मीटिंग, इंटरवीनिंग एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके उसका रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर रेटिफिकेशन किसी साल नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कैजुअल वैकेंसी हो गई है। ये टॉपिक तो आप है ना सब पढ़ के बैठे हो, आपको स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग है ना वही आपने नहीं पढ़े थे। ये इतनी भीड़ सिर्फ उसी लिए थी, मैं समझ गया। देन कम्स, अच्छा इसलिए भी थे क्या? ओके नाउ कुछ नहीं, ऐसी आवाजें निकाली कुछ गॉडजिला टाइप, तो मैंने कहा अच्छा बताने आए हो कि हम अभी भी गॉडजिला इंसान नहीं बने। ओके पढ़ाऊं? हाँ पढ़ाई तो रहा हूं। नाउ तुमने ही देर की, अब 6:15 बजे चालू किया है तो 9:15 तक तो जाएगा। नाउ जाने दो ना, यू में गो। अरे कोई भी कभी भी जा सकता है, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बैठा हूं। नाउ हम जो बात कर रहे थे, अरे नहीं तुमको भी मालूम है मुझे कितना पढ़ाने का शौक है। नाउ 139 सबसेक्शन 1 के अंदर 5th एनुअल जनरल मीटिंग, 6th एनुअल जनरल मीटिंग में फिर एक ऑडिटर अपॉइंट होगा, जो 6 से लेकर फिर 5 एनुअल जनरल मीटिंग क्रॉस करके जाएगा। अब हमने पढ़ा था नॉर्मली तो एक कोई नॉर्मल कंपनी हो तो उसमें तो ऑडिटर हर 5 साल बाद बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफाइड कंपनी है, स्पेसिफाइड कंपनी की थ्रेशोल्ड लिमिट हमने ली थी, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो हेलो, दूसरा अगर लिस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी है तो अगर उसका क्या पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, पेड अप शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा, और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो 20 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। और अगर उसकी बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स कितनी हो, 50 करोड़, और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो सभी के लिए 50। बहुत बढ़िया, तो सभी के लिए अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ऐसे केस में अगर इंडिविजुअल फर्म है तो आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा मैक्सिमम 5 इयर्स के एक टर्म के लिए, और अगर फर्म है तो वहां पर 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स रह सकते हैं, प्रोवाइडेड
कि टर्म चेंज होने के बाद जो नया ऑडिट फर्म आ रहा है उसमें कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रिटायरिंग फर्म का पार्टनर हो। याद आया? और एग्जिस्टिंग फर्म जो 1/4/2014 से इन रोटेशन को फॉलो करेगी, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, अगर इस रोटेशन को फॉलो करेगी तो उसे ग्रेस पीरियड दिया गया था कितने साल का? 3 साल का। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी सर्व्ड पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड अगर 5 या 10 से ज्यादा निकल जाता है तो 3 साल का ग्रेस मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल ऑडिट पीरियड आपको फॉलो करना पड़ेगा। डोंट वरी, आपसे ग्रेस पीरियड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन अब बात करें कि क्या एक ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, एक ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है अगर एक ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है अगर वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, शेयर होल्डर की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो कि इसे अपॉइंट ना किया जाए, या उसने राइटिंग में नोटिस ना दे दिया हो कि मुझे अपॉइंट ना किया जाए। अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होने से रह गया तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही क्या होगा? कंटिन्यू होगा। यह भी हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहें कि जॉइंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए तो जॉइंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, और अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहें तो इंटरनल रोटेशन भी हो सकता है। इंटरनल रोटेशन का मतलब, व्हाट वी मीन बाय इंटरनल रोटेशन, फर्म के अंदर ही पार्टनर्स और एंगेजमेंट टीम चेंज होगी। इसके बाद हमने पढ़ा C&AG के यहां पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और उस ऑडिटर का कार्यकाल कहां तक होता है? नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक। ये फर्क है दोनों में। इसके बाद हम आए थे एक ऑडिटर को अगर रिमूव करना हो तो हम उस ऑडिटर को रिमूव कैसे करेंगे? तो हमने कहा था पहले ये बताओ कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म है कि आफ्टर। अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म है तो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ले लेने के बाद आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसके बाद उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना जरूरी रहेगा ऑडिटर को। दिस इज नोन एज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। अगर आपको एक ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में हटाना है तो सबसे पहले स्पेशल नोटिस लगेगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म लेना है तो स्पेशल नोटिस लगेगा। वो शेयर होल्डर देता है किसको? कंपनी को, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले। जैसे ही ये नोटिस कंपनी को रिसीव होगा, कंपनी इसकी एक कॉपी भेजेगी किसको? ऑडिटर को, और ऑडिटर अगर चाहे तो अपना स्टेटमेंट कंपनी को दे सकता है। कंपनी को उस स्टेटमेंट को सर्कुलेट करना पड़ेगा सारे मेंबर को। अगर सर्कुलेट नहीं कर पाई तो ऑडिटर को यह राइट रहेगा कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने स्टेटमेंट को पढ़कर सुनाए। लेकिन अगर ऑडिटर ने इस मौके का बेजा फायदा उठाने की कोशिश की तो कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की तो कंपनी जा सकती है कहा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और जा करके ये कह सकती है कि इस ऑडिटर को ये करने से रोका जाए। तब उस ऑडिटर को करने से रोका जा सकता है। कैजुअल वैकेंसी भी हो जाती है ऑडिटर के ऑफिस में। कैजुअल वैकेंसी 2 प्रकार की होती है, एक रेजिग्नेशन और एक
अदर देन रेजिग्नेशन। अगर अदर देन रेजिग्नेशन कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देना चाहिए कितने दिन में? विद इन 30 डेज। और अगर वो ना कर पाए तो कुछ नहीं होगा। चले मत जाना आगे तक। देन दूसरी बात, अगर रेजिग्नेशन के कारण क्या हुई है कैजुअल वैकेंसी, तो पहले प्रोविजनली अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के 6 मंथ्स, 3 मंथ्स शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग कॉल करके आपको रेटिफाई करना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट को। उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी के द्वारा फिलिंग अप। एनसीएलटी भी जो है ऑडिटर को रिमूव कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये इंफॉर्मेशन आती है या किसी की कंप्लेन आती है कि ऑडिटर ने डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के साथ मिलकर फ्रॉड किया है, तो एनसीएलटी ऑडिटर को बदल सकती है। अगर एनसीएलटी ने उस ऑडिटर को बदला तो अगले 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता है। दैट वॉज रिमूवल। इसके बाद हम आए क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर पर, और हमने जबरदस्त तरीके से पढ़ा क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 वो था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या हो सकती है। तो सर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होती है ये बताएं। ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और अगर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। लेकिन साइन कौन करेगा? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। गुड। इसके बाद हमने देखी डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर। सब सेक्शन 3 ने कहा फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। पहला बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तीसरा एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चौथा ऑफिसर का एम्प्लॉय या ऑफिसर का पार्टनर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का पार्टनर। याद आ गया? फिर आया अगर ऑडिटर या तो ऑडिटर या उसके R10 रिलेटिव, R10 रिलेटिव के 10 लोग कौन कौन रे भाई? सर पहले तो स्पाउस ले लो, फिर फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ और डॉटर हस्बैंड, खत्म। हेलो? तो वो पर्सन या उसका पार्टनर या उसके R10 ने, उसमें अब 2 भाग हो गए। वो और उसका पार्टनर तो 1 रुपए की भी सिक्योरिटी नहीं ले सकते, लेकिन उनके R10 अगर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी इन C5 कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी और उसकी फेलो सब्सिडरी कंपनी। याद आया? इनमें 1 लाख रुपए से ज्यादा की फेस वैल्यू के शेयर नहीं रख सकते, सिक्योरिटी नहीं रख सकते। सिक्योरिटी में शेयर डिवेंचर सब आते हैं। और अगर किसी वक्त 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाए तो 60 दिन के अंदर अंदर करेक्टिव मेजर्स ले लिए जा सकते हैं। लेकिन ऑडिटर और उसका पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते सिक्योरिटी। लेकिन ये अगर कंपनी से उधार मांगने पर आए तो ये खुद या इनका पार्टनर या इनके C10 कंपनी C5 से 5 लाख रुपए से ज्यादा की इंडेटनेस नहीं ले सकते। पर पर्सन पर कंपनी हमने देखा था। हेलो? तीसरा, गारंटी नहीं दे सकते किसी और ने को लोन दिया हो, किसने? कंपनी ने।
कंपनी ने किसी और को लोन दिया और ये इनके पार्टनर या इनके R10 ने उस कंपनी ने किसी और को दिए लोन के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा के लोन के लिए गारंटी दे दी, तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। हेलो, अगर ऑडिटर की फर्म की कमर्शियल बिजनेस रिलेशनशिप है किसमें, C5 में, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर ऑडिटर का R10 कंपनी के अंदर डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन हो, सिर्फ कंपनी में या C5 में, सिर्फ कंपनी में या C5 में, सिर्फ कंपनी में। भैया देख के आराम से, आपके नोट्स है ना यार, क्या लिखा है, सिर्फ कंपनी में, हाँ सिर्फ कंपनी में। अगर KMP हो या डायरेक्टर हो, KMP में कौन आता है बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CEO, CFO, CS और मैनेजर, दे ऑल आर व्हाट, KMP, फाइन। अगली बात, उसके आगे अगर ऑडिटर ने पहले से 20 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज का ऑडिट ले रखा है या ऐसी प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट ले रखा है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है, हेलो, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद अगर ऑडिटर को कन्विक्ट किया गया था बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, हेलो, तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। कब तक, 10 साल तक ही कैन नॉट बी, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर गया तो। इसके बाद अगली बात जो डिस्क्वालिफिकेशन की आती है वो क्या, अगर सेक्शन 144 का नॉन कंप्लायंस किया तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। सेक्शन 144 क्या थी, अगर आप ऑडिट फर्म हो तो आपकी एसोसिएट फर्म और आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली C3, यहां पे C5 नहीं है, C3 आ गए, कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी को फॉलोइंग सर्विसेज नहीं दे सकते हो। कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते हो, पहला अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्चुरी सर्विसेज, फाइनेंशियल outsourcing financial services and investment banking services. You cannot give these kind of services, but इनके अलावा टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी जो भी होगा रिस्पेक्टिव, उनसे आपको पहले क्या लेनी पड़ेगी, prior approval, then only. These are known as qualifications and disqualification of auditor. इसके बाद हम आए थे rights of the auditor. सबसे पहला right auditor का था, the first right of the auditor is right to access books of, जो दिया था section 143 subsection 1 में। दूसरी बात आई राइट्स ऑफ द ऑडिटर में, पहला था सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, उसके बाद था राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, उसी में था राइट टू एक्सेस टू एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उसी के अंदर था तीसरा राइट ना। उसके बाद हम आए थे अगले राइट पर, और अगला राइट था राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। उसके बाद हम आए थे अगले राइट पर, जो राइट था राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, जब उसे हटाया जाता है। उसके बाद 3 राइट आपको दिए हैं
उस सेक्शन ने जो बताती है कि जनरल मीटिंग क्या है, कौन सी है, 146 में 3 राइट है। पहला राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड अदर एजेंडा। दूसरा राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। तीसरा राइट टू स्पीक इन जनरल मीटिंग। और चौथा राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी भी है अगर आप ना जा पाए तो, लेकिन एक ड्यूटी भी है, आपको जाना चाहिए, और अगर नहीं जा रहे हैं तो लीव ऑफ एब्सेंस ले लेनी चाहिए। ऑडिट कमेटी की मीटिंग में ज्वाइन करने का भी अधिकार ऑडिटर को है। दीज वर द राइट्स ऑफ द ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर पर आए तो यह है कि ऑडिटर को इंक्वायर करना चाहिए। पहला, क्या सिक्योर्ड लोन प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं और जिन टर्म्स कंडीशन पर वो दिए हैं वो प्रॉपर है या नहीं। दूसरी बात, बुक एंट्रीज कहीं प्रीजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट तो नहीं है। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट कहीं लॉसेस पर तो नहीं बेचे गए हैं। चौथी बात, लोन्स एंड एडवांसेस को जो रिकवर नहीं हो पाए उन्हें कहीं डिपॉजिट्स तो नहीं बताया गया। पांचवी बात, पर्सनल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट में डेबिटेड तो नहीं है। छठी बात, शेयर कैपिटल पर जितना पैसा आना था वो आ गया, और जिस शेयर कैपिटल पर पैसा नहीं आया उसे प्रॉपरली शो किया गया है या नहीं। इसके बाद आती है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है सेक्शन 143(3). सबसे पहले वो बोलते हैं, क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले ली है जो आपके ऑडिट करने के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि जिन ब्रांचेस से इन रिपोर्ट ब्रांच ऑडिटर की नहीं, दूसरा आता है क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखी है। और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 ऑब्जर्वेशन हमेशा अपने को लेना होते हैं, एक तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और एक अक्रूवल सिस्टम। ओके, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने मेंटेन करके रखे हैं या नहीं। तीसरी बात जो ऑडिटर देखता है, और वो क्या देखता है कि क्या ब्रांचेस से सारी रिपोर्ट उसके पास आ गई है। चौथा, क्या बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से कंप्लाई करते हैं। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। कोई एडवर्स फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी अगर हो तो एनुअल जनरल मीटिंग में पढ़कर सुनाई जाए। क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। और उसके बाद बात की गई कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं। ये थी कौन सी रिपोर्ट, मेन ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद आई कारो, दैट इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये मई 2016 में परसों जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कारो है। कृपया अगर आप इसे मई 2016 के बाद सुन रहे हैं तो स्क्रैप कर दें, क्योंकि अब कारो 2016 आ गई है, हम पढ़ रहे हैं कारो 2015 नाउ। सो जल्दी से पास हो जाओ, खैर फाइनल में तो पढ़ना ही है कारो 2016। सो वी आर एट कारो 2015। कारो किस पर एप्लीकेबल होती है, कारो अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी बट नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट हैविंग paid up share capital plus reserves more than 50 lakhs. Second, loan from bank and financial institution more than 25 lakh. And third, turnover more than 5 crores. हेलो, ये अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं की तो इस पे कारो नहीं लगेगी, अदरवाइज कारो लगेगी। कारो में रिपोर्ट क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्ट ये करना है अबाउट द फिक्स असेट।
क्या फिक्स असेट रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं? एक बात, फिक्स असेट रिकॉर्ड जो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं उनमें क्वांटिटेटिव डिटेल और लोकेशन ऑफ फिक्स असेट है। तीसरी बात, क्या मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया? और चौथी बात, क्या उन्हें जो डिस्क्रिपेंसी मिली उन्हें अकाउंट फॉर कर दिया या नहीं? दूसरा आया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी चार बातें, क्या मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसीजर अपनाई गई वो सही थी? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो किया गया उनमें मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिली? और क्या इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं? तीसरा है सेक्शन 180 पार्टीज को क्या 189 सॉरी, क्या 189 पार्टीज को कोई लोन दिए गए हैं? सेक्शन एक मिनट लेट मी क्लैरिफाई यू। कितनी कौन कौन सी पार्टी कहां कहां आती है? देखो, सेक्शन 184 होती है, 188 होती है। 184 और 188 में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग 189 में होती है। तो देयर इज अ रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 189। उस 189 रजिस्टर के अंदर जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं डायरेक्टर की, क्या उन्हें कोई लोन ग्रांट किया गया है? एक, अगर लोन ग्रांटेड है तो क्या उसकी रिकवरी प्रॉपर है? और अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं है और 1 लाख रुपए से ऊपर की आउटस्टैंडिंग है तो क्या उस पर रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं? दैट वाज रिलेटिंग टू लोन्स। उसके बाद हम और आगे बढ़े, एंड देन इंटरनल कंट्रोल। क्या परचेज ऑफ फिक्स असेट एंड इन्वेंट्री और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है? क्या मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आपको मिली? और अगर मेजर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है तो क्या उसे प्रॉपरली एड्रेस कर दिया गया है? उसके बाद अगला पॉइंट आया पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या पब्लिक डिपॉजिट्स पे सेक्शन 73 से लेकर 76 तक कंप्लाई हुई? क्या आरबीआई की गाइडलाइंस, डिपॉजिट रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो किए गए? अगर कोई नोटिस रिसीव हुआ है किसी कोर्ट से, किसी ट्रिब्यूनल से, कहीं से, तो उस पर कंपनी ने प्रॉपर एक्शन लिया या नहीं? इसके बाद आया नेक्स्ट कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी को जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है उन्होंने प्रॉपरली कॉस्ट रिकॉर्ड मेड और मेंटेन किए हैं? उसके बाद आया स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज में एक चार्ट बनाया था। क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट करने में रेगुलर रही? हाँ, चार्ट खत्म। अगर नहीं रही तो फिर दो बातें होंगी कि क्या डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो फिर दो बातें होंगी, क्या बैलेंस शीट डेट पर मोर देन 6 मंथ्स है? अगर बैलेंस शीट डेट पर मोर देन 6 मंथ्स है तो रिपोर्ट करो, नहीं तो मत करो, सिर्फ ये रिपोर्ट करो कि रेगुलर नहीं है। अगर डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, किस ईयर का है, किस डिपार्टमेंट का है, क्या अमाउंट है, दैट डिटेल हैज टू बी गिवन। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सिक कंपनीज। क्या कंपनीज के एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसकी 50% ऑफ नेटवर्थ के बराबर या उससे ऊपर चले गए हैं? अगर लॉसेस उससे ऊपर चले गए हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि करंट ईयर में कोई कैश लॉसेस हैं या प्रीवियस ईयर में कोई कैश लॉसेस हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आया था, क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिबेंचर होल्डर से लिए गए लोन्स प्रॉपरली चुका दिए गए हैं या नहीं? उसके बाद अगला पॉइंट आया, दैट इज अबाउट गारंटी। क्या कंपनी ने कोई तीसरे पक्षकारों के लिए कोई गारंटी दी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और क्या वो गारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन अगेंस्ट द कंपनी है? और उसके बाद आया
टर्म लोन, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए टर्म लोन लिए गए थे, क्या वो टर्म लोन उस पर्पस को फुलफिल करते हैं या नहीं। और उसके बाद आया फ्रॉड, क्या कंपनी पर किसी ने या कंपनी ने किसी पर कोई फ्रॉड किया, अगर किया है तो आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर कंपनी के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है तो 143(12) के अंदर आप सबको मालूम है कि 60 डेज के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्ट करना होता है। यहां जाके खत्म होता है अपना कंपनी ऑडिट।